Okay, so today we are starting with this chapter of radiation. Actually, this chapter we are starting from radiation. But अगर आप देखोगे तो this chapter starts from heat transfer. कहाँ से start होता है ये? Heat transfer से start होता है. This is the name of the chapter. तो इसमें कौन कौन से आपको आपने पढ़ा रहेगा? आपने यहाँ पे कंडक्शन पढ़ा है. कंडक्शन पढ़ा है आपने? कंडक्शन, कन्वेक्शन, हीट ट्रांसफर के 3 मोड होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. कन्वेक्शन तो हमें इतना नहीं पढ़ना है, उसकी जो इक्वेशंस है और ये सब वी डोंट हैव टू सी ऑल दैट थिंग इन स्टैंडर्ड 12th मेंस में भी नहीं है. ठीक है, तो कंडक्शन देखो हम लोगों ने 11th में एक इक्वेशन पढ़ा था, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू के ए यहाँ पे टेम्परेचर है, डेल्टा टी बाई डेल्टा. देखो आपको याद है ये रिलेशन, हमने रिलेशन स्टैंडर्ड 11th में देखा था कंडक्शन का. दो दो रॉड होती है, यहाँ पर हम टेम्परेचर T1 रखते हैं, यहाँ पर T2 मेंटेन करते हैं, यहाँ पे हीट करंट कितना होगा एंड ऑल दैट. याद है आपको कि नहीं बच्चों? पढ़ा था? हाँ सर. ओके, तो कन्वेक्शन क्या होता है? व्हाट इज कन्वेक्शन? कन्वेक्शन में क्या पढ़ते हो? क्या मतलब कन्वेक्शन में क्या होता है एक्चुअली में? याद है किसी को कन्वेक्शन में क्या क्या बताया था? देखो, जब भी आप कुछ किसी चीज को बॉईल करते हो, ठीक है, कन्वेक्शन में व्हाट हैपेंस एक्चुअली हियर इज, अगर आप मान लो किसी चीज को यहाँ पे से बॉईल कर दो, ठीक, तो व्हाट विल हैपन कि ये जो क्या बोलते हैं, यहाँ से जो पानी है, मतलब पानी यहाँ पे गर्म हो जाएगा और फिर क्या होगा, पानी गर्म होकर ऊपर आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि इसका डेंसिटी अभी स्लाइटली कम हो गया एज कम्पेयर टू दिस. एक्सपैंड हुआ ना, कोई चीज एक्सपैंड होगी तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, तो ये घूम के ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला जो पानी है वो नीचे भी चला जाएगा. तो ऐसे एक करंट टाइप में यहाँ पे बन जाएगा कन्वेक्शन का. ठीक है, तो हॉट चीज यहाँ पर कोल्ड चीज हॉट के पास आ जाएगी, हॉट चीज हॉट से दूर चली जाएगी, हीट का जो सोर्स है वो इससे दूर चली जाएगी. कैन यू गिव सम मोर एग्जांपल ऑफ कन्वेक्शन दैट यू सी इन नेचर? आपको इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है? आपको इसमें एग्जाम्पल से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि हम इसका मैथमेटिकल वर्जन नहीं देख रहे, इसका मैथमेटिकल रिलेशन हम इसका नहीं देख रहे. ठीक है, वो आपको नहीं पढ़ना है. ओके, तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कन्वेक्शन का, लैंड एंड सी ब्रीज. ये आपने शायद 11th में भी पढ़ा रहेगा. ठीक है, लैंड एंड सी ब्रीज में क्या होता है? व्हाट हैपेंस इन लैंड एंड सी ब्रीज? तो मैं आपको दिखाता हूँ लैंड एंड सी ब्रीज में क्या होता है. तो बेसिकली एक सेकेंड ना, जस्ट, तो लैंड एंड सी ब्रीज में देखो क्या होता है, यहाँ पर यहाँ की जो कोल्ड ब्रीज, पहले लैंड हॉट है, सी कोल्ड है. ठीक है, दिन में क्या होगा, लैंड जल्दी गर्म हो जाएगी और सी जो है वो ठंडा ही रहेगा. तो क्या होगा, यहाँ की जो हॉट एयर है वो यहाँ पर ऐसे चली जाए, यहाँ पे जाती है, और सी से जो ठंडी है वो दैट विल रिप्लेस दिस एयर ओवर हियर. करेक्ट? ठीक है, ओके. रात में उल्टा होता है, रात में भी देखो सी, पानी है ना, पानी के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है, तो पानी को ठंडा होने में, गर्म होने में भी टाइम लगता है और ठंडा होने में भी उसको टाइम लगेगा. ठीक है, पानी गर्म अगर करोगे पानी को, तो पानी को गर्म करने में आपको टाइम लगेगा, और पानी को अगर ठंडा करो, उसको ठंडा करने में भी टाइम लगेगा. क्यों? क्योंकि उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे रात में भी ये गर्म है, दिस इज हॉट नाउ एंड दिस इज कोल्ड. और लैंड का क्या, लैंड गर्म भी जल्दी होती है, ठंडी भी जल्दी होती है. तो रात में लैंड जल्दी ठंडी हो जाएगी, पानी का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रहेगा. करेक्ट? तो रात में क्या होगा देखो, क्योंकि यहाँ पे एयर गर्म है, तो गर्म हवा ऊपर आएगी और ठंडी हवा सी से यहाँ पे मतलब लैंड से सी की तरफ जाएगी. तो लैंड एंड सी ब्रीज. और कोई एग्जाम्पल बच्चों, एनी अदर एग्जाम्पल?
नहीं, अगर एग्जाम्पल आपने देखा होगा विंटर्स में आप ये यूज करते हो, उसको क्या बोलते हो, एक फैन रहता है गरम करके, हवा गरम हवा फेंकता है, ब्लोअर, ब्लोअर फैन, ब्लोअर फैन। करेक्ट। तो ब्लोअर फैन में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन ब्लोअर फैन, ये तुम्हारा फैन इधर पर है, ठीक है, तो यहाँ से तुम हवा ऐसे जस्ट सेंडिंग सम एयर लाइक दिस, ठीक है ना। तो ब्लोअर फैन में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन ब्लोअर फैन, आपकी जो हवा है, करेक्ट, जो भी तुम्हारी एयर है, करेक्ट, तो एयर तुम्हारी, इट्स काइंड, दिस इज नोन एज अ फोर्स्ड कन्वेक्शन, इसको कभी कभी फोर्स्ड कन्वेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक रॉड, मतलब क्या बोलते हैं, एक हीटर रॉड लगी रहती है ना, और यहाँ से आप हवा को फेंकते हो, तो हवा गर्म होकर ऐसे एक्सपैंड करके ऐसे जाती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे ब्लोअर फैन क्योंकि लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ये रूम की ठंडी हवा को लेके यहाँ पे ऐसे फेंक रहा होगा, और यहाँ पे हवा गर्म हो रही है, ठीक है। तो जैसे ठंडी हवा होगी वैसे वो यहाँ पर आ जाएगी। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही, तो इसको फोर्स्ड कन्वेक्शन भी बोलते हैं। तो ऐसे आपको कुछ एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, ठीक है, कन्वेक्शन से रिलेटेड। नाउ कम्स द पार्ट ऑफ रेडिएशन। सो इन दिस सेशन आज मैं रेडिएशन कवर करने का कोशिश करूंगा। तो रेडिएशन में देखो आपको क्या क्या है, आपको रेडिएशन में, ठीक है ना बच्चों, समझ में आया कैसे आपको इस चैप्टर को स्टडी करना है। आपको कंडक्शन पढ़ना है, कन्वेक्शन में जस्ट एग्जांपल्स याद रखो। अच्छा देखो, एक कन्वेक्शन का एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर मान लो आप यूनिवर्स, यूनिवर्स बोल रहा हूँ, स्पेस में पानी को गर्म करते हो, तो बताओ क्या होगा, तो क्या कन्वेक्शन होगा कि नहीं होगा, यस और नो। स्पेस में आप पानी को गर्म कर रहे हो तो कन्वेक्शन होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। यस, जल्दी से बताओ, स्पेस में पानी गर्म करोगे तो कन्वेक्शन होगा कि नहीं होगा। स्पेस डजंट हैव एनी ग्रेविटी ना, तो आपने पढ़ा फ्लोटेशन और ये सब जो होता है, करेक्ट, एम जी इक्वल टू रो वी जी एंड ऑल, तो अभी जी जीरो है, ठीक है, तो फ्लोटेशन होगा ही नहीं। फ्लोटेशन प्रिंसिपल कम्स व्हेन देयर इज ग्रेविटी, करेक्ट। तो अगर यहाँ पे ग्रेविटी नहीं है तो फिर क्या होगा, व्हाट विल हैपन, तो अगर आपने इसको हीट किया तो गर्म पानी गर्म नहीं होगा क्या, फिर यहाँ पे कौन सा, क्या होगा फिर यहाँ पे, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। स्पेस में जब पानी गर्म करोगे तो पानी किस माध्यम से गर्म होगा, कंडक्शन, कन्वेक्शन या रेडिएशन। रेडिएशन। नो, एक्चुअली इट विल बी द कंडक्शन, ठीक है, कंडक्शन हो गया ना, अभी पानी ऊपर नहीं जाए, बस पानी ऐसा का एज इट इज रहेगा, ओनली थिंग इज इट विल जस्ट, इट विल बी लाइक दिस, ये पानी ऊपर नीचे, ऐसे जो करंट्स यहाँ पे बन रहे थे ना, ये नहीं बनेंगे अभी, correct? तो पानी आपने हीट किया इसको, तो आई थिंक इट शुड बी कंडक्शन। रेडिएशन तो क्या होता है, रेडिएशन देखो, रेडिएशन का मतलब आपको मालूम ही होगा, जैसे सन से हमें लाइट मिल रही है तो वो रेडिएशन है, ठीक है, करेक्ट। तो सोर्स जो होता है ना वो दूर रहता है और दूर से वो लाइट फेंकता है, जैसे सपोज आपका बल्ब, बल्ब इज थ्रोइंग यू सम लाइट, अगर आप आग के पास खड़े हो जाओ तो देयर सम रेडिएशन दैट यू कैन हैव फ्रॉम फायर आल्सो, इसलिए तो लोग फायर वायर बना के उसके पास बैठते हैं ना, क्योंकि आग से क्या होता है, विद फायर व्हाट हैपेंस, देयर सम हीट एनर्जी एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन आल्सो। सो ओके, तो रेडिएशन में देखो आपको क्या क्या करना है, हम लोग ये सब चीज करेंगे। तो पहला है आपका प्रीवॉस्ट थ्योरी, ये सबसे अर्ली थ्योरी थी। तो रेडिएशन का मतलब तो सबको समझ में आया होगा, सन से हमें रेडिएशन मिल रहा है एंड ऑल दैट, करेक्ट। तो प्रीवॉस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, ये सिंपल, ये थ्योरी है, ये जैसे थ्योरेटिकल, इनफैक्ट किरचॉफ्स फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड किरचॉफ्स लॉ, ठीक है।
तो ये सब बच्चों एक ऐसा टेबल बना के चलो तो आपको समझ में आएगा क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। करेक्ट। फिर है आपका इसके बाद या फिर आपका एक वीन्स लॉ है, वेन्स लॉ। व्हाट इज स्पेलिंग? WEIN होती है क्या? वेन्स लॉ, ठीक है। और इसके बाद है बच्चों आपका स्टीफन बोल्ट्जमैन, ठीक है। देन वी हैव स्टीफन बोल्ट्जमैन एंड इसके बाद है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये भी हम कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या देख चुके हैं, हम इसमें अभी तक हमने ये देखा था। आई थिंक आई गिव यू आइडिया ऑफ दिस आल्सो बट दिस वाज नॉट इन योर 11th सिलेबस, ठीक है। इसको भी हम एक बार देख लेंगे। बट रेडिएशन में ये 5 चीज आपको करनी है और कंडक्शन में आपको इस फॉर्मूले से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो देखते हैं। ओके बच्चों, चलिए। तो रेडिएशन जैसे मैंने आपको बताया, रेडिएशन में क्या होता है, सोर्स दूर रहता है एंड इट एमिट्स सम काइंड ऑफ हीट वेव्स और समथिंग। और इनफैक्ट लेट मी टेल यू, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और प्रिवॉस थ्योरी की वजह से ही हमें वी वर एबल टू काइंड ऑफ मेक स्पेक्ट्रम फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑल। आपको मालूम है ये बात, जिसकी वजह से नील बोर ने अपना कुछ थ्योरीज दिए। फिर उसके बाद वाज दैट मैक्स प्लैंक, उसने इक्वल टू hc by लैम्डा दिया, एंड उसकी वजह से वी वर एबल टू डाइव डीप इनटू क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स, राइट। सो ब्लैक बॉडी रेडिएशन की वजह से ही हमने जो स्पेक्ट्रम्स बनाना स्टार्ट किया ऑफ एनी बॉडी दैट वाज इन अ हीटेड स्टेट, करेक्ट। तो उसकी वजह से ही हमें फिर क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग से प्रिंसिपल्स पता चल पाए। तो ऑल ऑफ दैट स्टार्टेड एक्चुअली फ्रॉम ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। इसीलिए आप कोई भी क्वांटम मैकेनिक्स का जब भी कोर्स करते हो तो पहले आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ाया जाता है, उसके बाद फिर वो स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड ऑल दैट। चलिए, तो प्रिवोस्ट जो था एक साइंटिस्ट था, ही केम एक्चुअली दिस ही केम क्वाइट अर्ली एक्चुअली। प्रिवोस्ट प्रिवोस्ट जो था ही केम वेरी क्वाइट अर्ली, इट वाज 7, आपकी बुक में 1792 लिखा हुआ इन साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। तो भाई इसने क्या बोला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई, आपने देखा होगा कोई गर्म चीज है, उसके पास अपना, उसके आसपास थोड़ा हाथ रखो, उसको टच मत करो, उसके पास बस हाथ रखो, तो यू कैन फील सम हीट इन योर हैंड ना, करेक्ट। तो उसने बोला कोई गर्म चीज से रेडिएशन तो निकल रहा है बट गर्म चीज एब्जॉर्ब भी कर रही है रेडिएशन को। और वही चीज ट्रू है एक कोई ठंडी चीज के लिए। जैसे मान लो अभी एक यहाँ पे आयरन का बॉल रखा है तुम्हारा, ठीक है, लेट्स से दिस इज आयरन बॉल। तो इस आयरन बॉल से क्या हो रहा होगा बच्चों, इस आयरन बॉल से कुछ रेडिएशंस निकल रहे होंगे, ठीक है, ठीक है। बट क्या ये कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब भी कर रहा है? यस, ऑब्वियस इट इज एब्जॉर्बिंग आल्सो। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रेडिएशन, मतलब हीट को रेडिएट आउट तो करेगा ही करेगा, बट एट द सेम टाइम इट विल आल्सो एब्जॉर्ब सम रेडिएशंस एज वेल। तो यहाँ पर अभी क्या होगा, कोई बहुत चीज गर्म है तो उसमें रेडिएशंस जो आउट जा रहे होंगे, आउट गोइंग रेडिएशंस, दे विल बी मोर देन इनकमिंग एब्जॉर्प्शन रेडिएशंस, ठीक है। तो यहाँ पर आउट गोइंग रेडिएशन विल बी मोर एज कंपेयर टू इनकमिंग रेडिएशंस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आउटगोइंग रेडिएशंस आर मोर, ठीक है, एज कंपेयर टू इनकमिंग रेडिएशंस। ओके। वहीं पर अगर आप देखो आइस की बात करो, अगर आप करें, अगर आप यहाँ पर आइस की बात करो, ठीक, आइस की अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक, तो अभी आइस में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन आइस,
यस, आइस में बताओ क्या होगा, ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब होंगे कि ज्यादा रेडिएशन ये देगा, क्या ये कुछ रेडिएशन देगा इसकी इनकमिंग नहीं देगा, रेडिएशन ज्यादा हो गया ना। क्या, हाँ यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, करेक्ट। तो आइस के केस में क्या होगा, ये भी कुछ एक आध रेडिएशन देगा लेकिन यहाँ पर एब्जॉर्प्शन जो है वो ज्यादा होगा। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, ये ये एब्जॉर्प्शन है, यहाँ पे ये इसका पैसे बना दो, सी कैन मेक इट लाइक दिस, ये क्या कर रहा होगा, ये एब्जॉर्प्शन को ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा होगा, करेक्ट, एज कंपेयर टू इट विल बी गिविंग आउट। तो यहाँ पे देने की बजाय ये ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा होगा चीजों को, दे भी रहा होगा कुछ लेकिन ये एब्जॉर्ब ज्यादा कर रहा होगा हीट रेडिएशन। इसलिए तो देखो आइस जो है वो क्या होती है, आफ्टर सम टाइम इट मेल्ट्स, करेक्ट, ठीक है ना। तो प्रिवॉस ने बस अपनी थ्योरी में इतना ही बोला था, थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा कि इट इज absorbing as well, incoming absorption is more as compared to outgoing radiation, ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आई बात कि नहीं आई। स्टेटमेंट ऑफ प्रिवॉस, चलो आप इसको जल्दी से पूरा देख लो, लिख लो। तो जो हमें जो मान लो सन से भी हमें कुछ और जरूरी नहीं, हमें सन से केवल विजिबल स्पेक्ट्रम वाली वेव्स मिलेंगी, करेक्ट, हमें सन से और भी रेज मिलती है, करेक्ट, मतलब जिनकी वजह से हीटिंग प्रोड्यूस होता है नॉल, करेक्ट। तो ये जो तुम्हारी जो रेज है, फॉर ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है, यहाँ पर रेड और ब्लैक और ब्लू से, ये सब क्या है बच्चों, ये विजिबल स्पेक्ट्रम में नहीं आती है आपकी, ठीक है। इनफैक्ट इफ यू सी, ये जो वेव्स हैं तुम्हारी, दे आल्सो दे आर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, करेक्ट। जो प्रिवॉस ये जो वेव्स की बात कर रहे थे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है। सो द waves are a part of electromagnetic spectrum। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है तो कितनी स्पीड से चल रहा होगा, ये लाइट की स्पीड से ही चल रहा होगा ना, ट्रैवलिंग विद स्पीड ऑफ लाइट। और ये किस रीजन में आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, किस रीजन में आएगा, दिस कम्स इन इंफ्रारेड रीजन, infrared region of electromagnetic spectrum। So what is the range, what is the range of infrared, याद है किसी बच्चे को, भूल गए, यस, याद है किसी को, 1 माइक्रोमीटर टू 100 है शायद, एक सेकेंड, या 100 माइक्रोमीटर, ठीक है, ओके। फिर अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ट्रांसमिशन, ये सब चीजें दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा ये, करेक्ट, दिस, करेक्ट। सो यहाँ पर आपका फिनोमिना लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ट्रांसमिशन, ये सब चीजें होती है यहाँ पर, ठीक है, थ्रू एनी मीडियम। तो यहाँ पर इट शोज फिनोमिना लाइक, तो 3 पॉइंट है, ध्यान में रखना, ठीक, इट शोज फिनोमिना लाइक, क्या क्या बोला था मैंने, रिफ्लेक्शन, जितना हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ चुके हैं, रिफ्रैक्शन, ठीक है, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस क्या होता है, यस बच्चों, इंटरफेरेंस क्या होता है,
इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन क्या होता है, देखते हैं कितने बच्चों को याद है। यस, देखो बच्चों ये सब आपका वेव नेचर दिखा रहा है, करेक्ट। ये सब फिनोमेना हमने जब पढ़ा था तो दे बेसिकली शो योर वेव नेचर। तो पोलराइजेशन में क्या मैंने आपको बताया था, हो सकता है क्योंकि दिस इज अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक का कंपोनेंट और मैग्नेटिक का कंपोनेंट ये परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर। तो हो सकता है एक वाइब्रेशन का प्लेन ऐसा हो जाए, एक वाइब्रेशन का प्लेन ऐसा हो जाए, एक। तो आप जब इनको पोलराइजर के थ्रू देखोगे तो दिस विल कट ऑल द सारी वेव्स कट कर देगा, केवल एक डायरेक्शन में उसको रखेगा ये पोलराइजर से जब आप इन रेडिएशंस को पास करते हो। दिस गोज टू शो दैट दीज वेव्स आर पोलराइजेबल। तो कोई भी चीज अगर पोलराइज्ड हो रही है दैट मींस इट्स इन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अगर कोई चीज पोलराइज हो रही है तो, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द वेव्स इन विच आर अराउंड अस दे आर पोलराइजेबल, ठीक है। फिर इंटरफेरेंस, जैसे साउंड वेव्स को पोलराइज नहीं कर सकते ना, यू नो दिस और नॉट, साउंड वेव्स आर नॉट पोलराइजेबल, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है इसलिए उनको आप पोलराइज नहीं कर सकते, ठीक है। पोलराइजेशन मींस आप एक क्रिस्टल से पास करते हो उनको और केवल एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशन आपको मिलता है। सपोज जैसे यहाँ पर अब देखो आप वेव, यहाँ पे सब वेव जो सब डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। इसको एक पोलराइड बोलते हैं ना, पोलराइड। इससे पास करो तो आप देखो व्हाट व्हाट डू यू सी, तो दिस इज नोन एज प्लेन पोलराइज्ड वेव्स। इनको क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड, ठीक है। ओके, चलिए, तो ये तो हो गया अपना दिस थिंग। और इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन आपको मालूम ही है, करेक्ट। इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन में क्या होता है, दो वे दीज प्रिंसिपल्स आर बेसिकली रिलेटेड टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, हम पढ़ चुके हैं डिटेल में इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन एंड ऑल, ठीक है। तो ध्यान रखना इन तीन बातों का। इंफ्रारेड रीजन में है, this is a part of electromagnetic spectrum, so obviously it is traveling with speed of light and it shows phenomena like this, ठीक है। चलो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, प्रिवॉस थ्योरी से ही रिलेटेड है काइंड ऑफ। अभी देखो आपके रूम में, ठीक है, करेक्ट, आपके रूम में मान लो एक कोई मेटल रखा है या दो कोई ऑब्जेक्ट रखे हैं, करेक्ट। मान लो यहाँ पर एक मेटल है, आयरन का कोई बॉल है, करेक्ट, या हम इसको बोल देते हैं मेटल बॉल। चलो, मेटल वी ऑल नो आर गुड कंडक्टर्स एंड काइंड ऑफ गुड कंडक्टर्स होते हैं मेटल बेसिकली। और यहाँ पर एक वुड रखा है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है अभी यहाँ पे कौन ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा होगा और कौन ज्यादा रेडिएशन एमिट आउट कर रहा होगा। ये चलो चलो हम मान लेते हैं, चलो पहले हम मेटल की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, मेटल्स की बात करते हैं। तो जल्दी से मुझे बताओ मेटल में क्या होगा, ये अभी जब ये रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा होगा या यहाँ पर मतलब क्या बोलते हैं एमिशन, एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन, एमिशन ज्यादा हो रहा होगा। absorption, ओके, एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा होगा। और किसी का कुछ आंसर, और बच्चों और किसी का कुछ आंसर। तो बेसिकली देखो यहाँ पर बिकॉज दिस दिस बॉल इज एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, तो ये जितनी हीट यहाँ पे आ रही होगी उतनी हीट यहाँ से जा भी रही होगी, क्योंकि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है कि नहीं है। इनफैक्ट रूम में रखी हर एक चीज का टेम्परेचर हमेशा रूम टेम्परेचर के बराबर ही होते हैं ना। एनीथिंग विच इज केप्ट एट अ रूम फॉर अ मच लॉन्गर टाइम, उसका टेम्परेचर और रूम का टेम्परेचर दे विल बी काइंड ऑफ सेम। अगर मान लो बाहर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है तो इसका भी टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होगा,
ठीक है, तो ये क्या करेगा बेसिकली, जितना हीट एब्जॉर्ब करेगा जितना करे उतना ही हीट ये एमिट आउट भी करेगा। ठीक है, दिस इज ट्रू फॉर एनी ऑब्जेक्ट। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे एक वुड रख देता हूँ, वुड के लिए भी दिस थिंग इज ट्रू। ये जितना एब्जॉर्ब कर रहा होगा उतना ही एमिट आउट भी कर रहा होगा। एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू एमिशन ओवर हियर। यहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू एमिशन ओवर हियर। करेक्ट। लेकिन अब आप देखो बच्चों, आप जब एक मेटल को छूते हो आपको ठंडा लगता है कि नहीं लगता है? हैव यू एवर टच्ड अ मेटल? आप इस चीज को यस करके सर। देखना। आप जब आप या कभी कभी देखा होगा आपका डोर रहता है, डोर में एक मेटल का हैंडल रहता है और डोर काइंड ऑफ पेंटेड रहता है। करेक्ट। तो आप हैंडल टच करो तो आपको ज्यादा ठंडा लगता है, और उस डोर को टच करो तो आपको इतना ठंडा नहीं लगता। व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस? What is the reason behind this? How do you explain this? Yes, तो ऑब्वियस मेटल जो है, मेटल का एक्चुअली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू वुड ना। करेक्ट। तो इसीलिए तो मैंने आपको देखो बोला था, मेटल्स जो रहते हैं जल्दी गर्म हो जाते हैं, जल्दी ठंडे हो जाते हैं, और पानी जो है वो देर से गर्म होता है। उसका रीजन के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से हमने समझा था इसको। मेटल्स का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होता है, पानी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है, या इंसुलेटर्स का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है। तो मेटल जल्दी गर्म होगा, जल्दी ठंडा होगा। करेक्ट। पानी को गर्म होने में टाइम लगेगा, उसको ठंडा होने में भी टाइम लगेगा। समझ रहे हो बात को कि नहीं? तो मेटल क्या कर रहा है, मेटल बेसिकली हीट को जल्दी से एब्जॉर्ब कर पा रहा है मेटल, और उसको एमिट आउट भी जल्दी कर पा रहा है। वेरएज इंसुलेटर हीट को देर से एब्जॉर्ब कर रहा है और उसको देर से ही एमिट कर रहा है। तो क्या हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट बोल सकते हैं, इस पर बहुत से क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं। तो ऑब्वियसली तो एट रूम टेम्परेचर, तो फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया वो ये था कि एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ एमिशन। ठीक है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ एमिशन। और दूसरा पॉइंट क्या हम ये बोल सकते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एब्जॉर्ब डिफरेंटली, different objects are absorbing or emitting radiations differently। ये पॉइंट हम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? they're absorbing and emitting radiations differently। ठीक है, करेक्ट। और एक तीसरा पॉइंट भी हम यहाँ पे सोच सकते हैं कि अगर कोई चीज तेजी से मतलब उसमें एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन उसका ज्यादा है, तो उसका रेट ऑफ एमिशन भी ज्यादा होगा। इफ रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज मोर, एबीएस मतलब एब्जॉर्प्शन इज मोर, तो रेट ऑफ एमिशन भी ज्यादा होगा। ठीक है कि नहीं है बच्चों? समझ में आ रही है बात कि नहीं? Yes, sir. एब्जॉर्प्शन अगर ज्यादा होगा आपका तो आपका एमिशन भी ज्यादा होगा। जितना ज्यादा पढ़ाई करोगे उतना ही ज्यादा एग्जाम में भी लिख पाओगे ना, ऐसा सोच लो इसको। ठीक है, जितना ज्यादा सब्जेक्ट में एब्जॉर्ब्ड रहोगे उतना ही ज्यादा सब्जेक्ट के बारे में बोल भी अच्छे से पाओगे। ठीक है, तो यू वांट टू राइट दीज 3 पॉइंट्स, लिख लो इन 3 पॉइंट्स। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन फ्रॉम दिस प्रिवॉस्ट थ्योरी, बट उसको हम किरचॉफ्स में भी यूज करेंगे इन सब चीजों को। ठीक है, okay. अब यहाँ पर देखो, ठीक है, कोई भी आपका रेडिएशन है मान लो, करेक्ट, तो रेडिएशन यहाँ पर ये इस पर पड़ा। ठीक है, अब कुछ पार्ट रेडिएशन में हो सकता है एब्जॉर्ब हो जाए यहाँ पर, कुछ पार्ट इज एब्जॉर्ब्ड ओवर हियर, सम पार्ट इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक, सम पार्ट इज ट्रांसमिटेड ओवर हियर। ठीक है, इससे ऐसे पूरा ट्रांसमिट होगा, दिस पार्ट इज ट्रांसमिटेड
and some part is reflected also, क्योंकि मैंने आपको बताया था the electromagnetic this thing, so they show some reflection also. ठीक है, तो अब समझो यहाँ पर this is reflected, Q1 this is reflected, Q2 ये absorb, this is absorbed, and मान लेते हैं Q3 this is transmitted out. So Q को हम क्या बोल सकते हैं? ठीक है, ठीक है, ओके। तो इसके बेसिस पर हमने कुछ रेशियोज डिफाइन किए हुए हैं, वो जल्दी से सिंपल लिख लेना इसको। तो एक होता है आपका एब्जॉर्बिटिव पावर ए, को क्या बोलते हैं? एब्जॉर्बिटिव पावर। एब्जॉर्बिटिव पावर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? रिफ्लेक्शन एब्जॉर्ब कौन ये कर रखना है, Q2/Q, ठीक है, एब्जॉर्ब है जितना पर्स, मतलब इट्स लाइक कितना टोटल हीट जितना हमने दिया था, टोटल हीट जो इंसिडेंट था उसमें कितना उसने एब्जॉर्ब कर लिया, करेक्ट। फिर एक्चुअली इसको पावर नहीं बोलते, इसको कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, या बोल सकते हो इसको, एक्चुअली बात तो वही आ जाएगी, इसको कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बोलते हो आप, एब्जॉर्बिटिव पावर भी बोल सकते हो आप, करेक्ट, ठीक है, और एब्जॉर्बिटिविटी भी बोल सकते हो। ठीक है, सर वो क्यू क्या है? Q is heat incident, ये जो Q है this is heat incident over, Q क्या है? बेसिकली हीट इंसिडेंट, ओके सर। टोटल हीट इंसिडेंट ना। तो तीन ही चीज हो सकती है, या तो रिफ्लेक्ट होगा, या तो ट्रांसमिट कर देगा हीट को, या फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। आपने देखा ना हीट का ट्रांसमिशन भी होता है, अगर दो अलग अलग टेम्परेचर्स पे हीट को हमने रख दिया तो हीट ट्रांसमिट भी होता है, लाइक करंट हमने देखा था इन आवर स्टैंडर्ड 11 दिस थिंग। देन वी हैव कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन Q1 was reflected ना, Q1/Q, and then we also have coefficient of transmission, ठीक है, ठीक है। तो इसको जल्दी से लिख लो बच्चों, सिंपल सा है, इसमें कुछ इतना नहीं है, जल्दी से लिख लो। लेट्स सी व्हाट्स अ ब्लैक बॉडी, ठीक है, ब्लैक क्यों बोलते हैं इसको? एनीवन, एनी एक्सप्लेनेशन? देखो, अच्छा ब्लैक कलर आप बनाते कैसे हो? आप अगर पेंटिंग जानते होगे तो ब्लैक कलर कैसे बनाते हो? आई एम टॉकिंग इन पेंट, पेंट एंड ऑल दैट। तो आप क्या करते हो, जितने भी कलर है सबको ले लो, सबको मिक्स कर दो, करेक्ट, ब्लैक कलर बन जाता है कि नहीं है? ठीक है, यस, यस सर। करेक्ट। और आपने कभी एक चीज ये भी ऑब्जर्व करी होगी, आप जब भी डार्क कलर के कपड़े पहनते हो तो आपको ज्यादा गर्मी लगती है, पता नहीं, मैंने तो ऐसा ऑब्जर्व किया है। whenever we wear dark colored clothes, ब्लू हो गया, नेवी ब्लू, समथिंग लाइक दैट, तो आप अगर सन में मूव करो तो आपको ज्यादा गर्मी लगती है एज कम्पेयर टू लाइट कलर्ड क्लोथ्स। कभी ऑब्जर्व किया इस चीज को? यस सर। वाइट कलर के कपड़े पहनो तो आपको यू फील, मतलब ठीक है गर्मी तो ऑब्वियसली लगेगी लगेगी, लेकिन व्हाइट कलर के कपड़े पहनो तो उतनी गर्मी नहीं लगेगी आपको जितना आप कोई डार्क कलर का कपड़ा पहन लो, ठीक है। तो पॉइंट इज व्हाट, ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी की अगर हम बात करें तो व्हाट इज अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी? विच एब्जॉर्ब्स
all radiations falling on it. ठीक है, तो अभी तक दुनिया में तो कोई ब्लैक बॉडी बना नहीं पाया है, ठीक है, बट इट इज सेड कुछ चीजें हैं विच आर वेरी क्लोज टू ब्लैक बॉडी लाइक लैम्प ब्लैक। ये तो लैम्प ब्लैक क्या है, लैम्प ब्लैक आपका जो चारकोल होता है ना, चारकोल, चारकोल का चूरा करके वो कर देते हैं लाइक दैट, तो वो एक वो वेरी वेरी क्लोज टू ब्लैक बॉडी, इट जस्ट हैव 1% रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सारे रेडिएशन एब्जॉर्ब कर पा रहा है तो उसको हम ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी बोलेंगे। ठीक है, समझ में आई इतनी बात? ठीक है, बट दिस अगेन एज आई सेड, आज तक कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बना नहीं है, तो दिस इज जस्ट अ आइडियल कंसेप्ट। आज तक कोई परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं बना पाया। रीजन भी क्योंकि कोई चीज अगर एब्जॉर्ब करी तो एमिट तो करेगी ही करेगी, केवल और केवल एब्जॉर्प्शन हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ओके, सर लैम्प ब्लैक में ट्रांसमिशन नहीं है क्या? होता है एक्चुअली, वी कांट जस्ट, क्योंकि देखो ये सब चीजें थोड़ा मेजर करना भी इट्स, इतने बहुत प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट चाहिए रहते हैं हमें। ठीक है, तो अभी आजकल तो इस सब चीज पे इतना रिसर्च भी नहीं हो रहा है, बट पॉइंट इज होता है, एवरीथिंग इज देयर, ट्रांसमिशन भी होगा। और ट्रांसमिशन लेकिन कब होता है, जनरली ट्रांसमिशन तभी होता है जब दोनों का टेम्परेचर, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट का टेम्परेचर अलग अलग है, तब जनरली हम बोलते हैं ट्रांसमिशन हो रहा है। तो जनरली अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है विच इज एट सेम टेम्परेचर, ठीक है, एज दैट ऑफ रूम, तो वहां पे बस केवल एब्जॉर्प्शन होगा और रिफ्लेक्शन होगा, ऐसा होता है। जनरली ट्रांसमिशन रूम टेम्परेचर पे तो नहीं होता है। जब आप किसी चीज कंडक्शन जब स्पेशली आप कर रहे हो ना, तो वहां पर मोस्टली में ट्रांसमिशन भी देखने को मिलता है। ठीक है, ओके सर। कोई दो पॉइंट्स अलग अलग टेम्परेचर पर है तो हमें ट्रांसमिशन देखने को मिल सकता है। तो ठीक है, इसको जल्दी से लिख लो, एक मैं डायग्राम ये है, बट दिस आई विल एक्सप्लेन आफ्टर ब्रेक। तो you all can take a break of 10 minutes, उसके बाद हम मिलते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसको लिख लो, ठीक, जल्दी से बच्चों। तो बच्चों जैसे मैं डिस्कस कर रहा था, ब्लैक बॉडी क्या होता है, विच एब्जॉर्ब ऑल रेडिएशंस फॉलिंग ऑन। ठीक है, ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी का है, क्या एक ही कैरेक्टरिस्टिक, बट ऐसा आज तक कोई बॉडी नहीं बन पाया जो सारे सारे रेडिएशन एब्जॉर्ब ही कर सके और कुछ रिफ्लेक्ट ना करे। ठीक है, तो अब देखो ये एक हम इस तरह की अगर हम एक बॉडी लेते हैं, इसको अंदर से हम ब्लैक पेंट कर दें, तो अब आप देखो यहाँ पर बेसिकली आपको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको किस तरह का एक प्रोजेक्टेड चीज दिख रही होगी। तो कैन यू गेस हमने इस तरह का प्रोजेक्शन क्यों लगाया है यहाँ पर, ताकि जो भी कोई रेडिएशन अगर अंदर जाए तो रिफ्लेक्ट होके वो फिर अंदर ही अंदर पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि हर एक रिफ्लेक्शन का कुछ ना कुछ एब्जॉर्प्शन भी होता है। करेक्ट, तो एक लेबोरेटरी में हम अगर हमें कोई ब्लैक बॉडी बनाना है तो हम इस तरह से एक ब्लैक बॉडी को बना सकते हैं, इसको फेरीज ब्लैक बॉडी बोलते हैं। फेरीज ब्लैक बॉडी। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लाइट रेडिएशन ऐसा गया, यहाँ पे ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। अगर ऐसा रहता था तो दिस वुड हैव बीन गॉन लाइक दिस एंड इट वुड हैव गॉन लाइक दिस। तो यहाँ से आके ऐसे यहाँ पर सीधा यहाँ से निकल जाता है ना, लेकिन हमने ऐसा कर दिया तो हमने क्या किया, रेडिएशन जो भी इसके अंदर एंटर हो रहा होगा इट इज काइंड ऑफ ट्रैप्ड ओवर हियर। ठीक है, एंड अल्टीमेटली this radiation is all absorbed inside this। तो ये एक तरह का आप बोल सकते हो, दिस इज अ काइंड ऑफ अ ब्लैक बॉडी। ठीक है, समझ में आई बात ब्लैक बॉडी से रिलेटेड? ओके बच्चों, तो अभी हम एमिसिव पावर देखते क्या होता है, व्हाट इज एमिसिव पावर। अलग अलग बुक में अलग अलग चीजें दी रहती हैं, और
अच्छा ये सब बच्चों थ्योरेटिकल चीजें हैं, इस पे ज्यादा आपको न्यूमेरिकल, आई मीन यू मे नॉट गेट डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स ऑन दिस। न्यूमेरिकल्स मोस्टली बहुत ही कम चांसेस रहते हैं इसमें पूछने का। मैं आपको भी बताऊंगा किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है। चलो तो अब हम देखते हैं यहाँ पे एमिसिव पावर या रेडिएंट पावर क्या होता है। व्हाट इज एमिसिव पावर और रेडिएंट पावर? सर एक बार वो फेमस ब्लैक बॉडी दिखाइए ना। क्या क्या? हाँ, कुछ नहीं सर, नीचे। तो बस ये याद रखो, ब्लैक बॉडी क्या होता है? इट एब्सॉर्ब्स ऑल रेडिएशंस फॉलिंग ऑन इट। करेक्ट। ब्लैक बॉडी इज, इट विल एब्सॉर्ब ऑल रेडिएशंस फॉलिंग ऑन इट। अच्छा एक और पॉइंट था ब्लैक बॉडी से रिलेटेड, बिफोर वी एंटर इनटू दिस। चलो आगे बढ़े फिर बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आज हम इस चैप्टर को पूरा मोस्टली खत्म कर देंगे इसको, अगर थोड़ा जल्दी जल्दी चले हम लोग तो हाँ, तो एक पॉइंट जो मैं आपको बता रहा था कि देखो अब क्या होता है, ब्लैक बॉडी को अगर आप हीट करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो लैंप ब्लैक, या ये जो कोयला रहता है ना, क्या क्या बोलते हैं मराठी में, चारकोल जो ये रहता है ना, तो उसको जब आप हीट करते हो तो व्हाट इट हैपन, वो क्या करता है, व्हाट इट डज। आप कोयले को हीट करते हो तो आपने देखा उसके अंदर एक रेडिश सा ह्यू रहता है, इट स्टार्ट्स एमिटिंग रेडिएशंस, और बहुत देर तक वो एक रेडिएशन को एमिट कर सकता है। आपने ऑब्जर्व किया है क्या कभी इस चीज को? कोयला जो रहता है, कोल, कोल को जब आप हीट करो तो वो रेडिएशंस को काफी देर तक एमिट करता रहता है। करेक्ट। उसी तरह से कोई भी ब्लैक बॉडी को जब आप एक बहुत हाई टेम्परेचर तक लेके जाते हो तो इट एमिट्स रेडिएशन ऑफ ऑल टाइप्स। ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख देता हूँ, जस्ट इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना। व्हेन ब्लैक बॉडी इज हीटेड, so when black body is heated to a very large temperature, it emits radiations of all types. ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े फिर। तो यस, तो वी वर सीइंग एमिसिव पावर क्या होता है। थोड़ा ऊपर लीजिए। या जल्दी से देख लो, जल्दी से। निकालना है क्या डायग्राम? ये मैं एक्चुअली आपको पीडीएफ भेजूंगा तो उसमें भी आप देख सकते हो, नहीं तो अगर जल्दी से निकाल सकते हो तो निकाल लो जल्दी से। अगर किसी ऑब्जेक्ट से कुछ हीट एमिट हो रही होगी, करेक्ट, there's some heat being emitted out from a body, there's some, it is radiate, कुछ रेडिएशंस बॉडी से बाहर निकल रहे होंगे, तो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगे? the amount of heat radiated depends on what factors? यस, कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेंगे? सोच के बताओ, पहला क्या होगा? ऑब्वियसली टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, है कि नहीं है? कोई ऑब्जेक्ट कितना हीट रेडिएट आउट कर रहा है वो तो उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, उस बॉडी के टेम्परेचर पे। ठीक है। दूसरा क्या है, अब ऑब्वियस सी बात है, एक दूसरा फैक्टर हम सरफेस एरिया भी ले सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर बड़ा सा हीट सोर्स है, ज्यादा हीट एनर्जी एमिट कर सकता है एज कंपेयर टू स्मॉलर सोर्स ना, तो वो उसके सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करेगा।
और एक तीसरा फैक्टर भी हम देख सकते हैं। अच्छा अभी देखो बच्चों यहाँ पर, अभी मुझे बताओ एक पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है, एक पॉलिश्ड सरफेस है और एक नॉन पॉलिश्ड सरफेस है, कौन ज्यादा हीट एमिट करेगा? यस जल्दी से बताओ कौन ज्यादा हीट एमिट आउट करेगा? यस, एक पॉलिश्ड सरफेस है और एक नॉन पॉलिश्ड सरफेस है। देखो बच्चों नॉन पॉलिश्ड वाला जो है ना, ये ज्यादा हीट रेडिएट आउट करेगा। क्यों? क्योंकि पॉलिश्ड में क्या हो रहा है, सारे रिफ्लेक्शन, मोस्टली जितने भी रिफ्लेक्शन उस पर पड़ेंगे वो तो ऑलरेडी काइंड ऑफ रेडिएशन जो पड़े वो रिफ्लेक्ट आउट हो गए, एब्जॉर्प्शन ज्यादा हुआ नहीं। एब्जॉर्प्शन ज्यादा नहीं हुआ तो क्या होगा, उसकी वजह से ज्यादा रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो बात को कि नहीं? बट नॉन पॉलिश्ड के केस में क्या है, मोस्टली जितने भी रेडिएशंस पड़े होंगे उस पे, मोस्ट ऑफ देम विल बी एब्जॉर्ब्ड, करेक्ट, और कुछ थोड़े बहुत जो रिफ्लेक्ट होंगे, बट इट विल बी वेरी लेस परसेंट ऑफ रिफ्लेक्शन। बट एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन ज्यादा हुआ मतलब वो हीट भी ज्यादा एमिट आउट कर सकता है फिर। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? तो एक ये है, और दूसरा एक चौथा पॉइंट आप बोल सकते हो, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टाइम, कितनी देर तक आपने उसको, टाइम ड्यूरेशन का। ठीक है, अगर आपने किसी, जैसे मान लो एक आपका क्या है, ब्लोअर है, हीट ब्लोअर, तो उसको अब ज्यादा देर तक चलाओगे तो ज्यादा हीट एमिट आउट करेगा, कम देर तक चलाओगे तो कम हीट करेगा, रेडिएट आउट करेगा। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टाइम। सो यहाँ पे वी कैन नॉट डिफाइन एमिसिव पावर। व्हाट इज एमिसिव पावर? सर तो नॉन पॉलिश ज्यादा ये करता है ना? यस, नॉन पॉलिश जो है वो ज्यादा हीट रेडिएट आउट करेगा। ठीक है, सर हाँ बोलो बोलो। सर पॉलिश सरफेस से हीट रिफ्लेक्ट होगा पर एब्जॉर्ब नहीं होगा, इसलिए यस, वो उसमें एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है ना पॉलिश सरफेस से, जितने भी रेडिएशंस आपके गए वो मोस्टली एब्जॉर्ब भी करेगा, ऐसा नहीं एब्जॉर्ब नहीं करता है, बट बहुत कम एब्जॉर्प्शन होगा उसमें एज कम्पेयर टू नॉन पॉलिश्ड सरफेस। तो एब्जॉर्ब कम होने से रेडिएशन भी कम निकलेंगे। यस, क्या क्या हो गया उसकी वजह से? सर अगर एब्जॉर्प्शन कम हुआ तो रेडिएशन भी कम निकलेंगे ना। यस 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 यस, इसीलिए अगर आप एक पॉलिश्ड सरफेस लो और उसको हीट करो, ठीक है, और एक ब्लैक बॉडी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट लो या चारकोल लो, उसको हीट करो, तो आप देखोगे चारकोल ज्यादा शाइन कर रहा है। तो जब आप हीट भी करोगे ना इसको, जैसे सपोज आपने एक ऐसा पॉलिश्ड सरफेस लिया और यहाँ पर आपने एक मान लो एक ब्लैक बॉडी काइंड ऑफ, यहाँ पे कुछ एक ब्लैक कलर का स्पॉट विच इज नॉट अ रिफ्लेक्टिंग, विच इज नॉट पॉलिश्ड, वो रखा, करेक्ट। तो जब आप इसको हीट करोगे तो आप क्या देखोगे, जब ये बाहर निकल के आया तो दिस हीट, ये जो आपका यहाँ पे ये जो ये है, ये ज्यादा आपका शाइन कर रहा है, ज्यादा हीट ये हो गया एज कम्पेयर टू बाहर के और अदर अदर ये इतना ज्यादा और आप नॉन ज्यादा, पॉलिश्ड का फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? हाँ बता रहा हूँ। तो देखो बेसिकली मैंने आपको क्या बोला कि अगर आप एक पॉलिश्ड लेते हो और एक नॉन पॉलिश्ड लेते हो, तो पॉलिश्ड में क्या होगा, मोस्ट ऑफ द रेडिएशंस जो जो है उस पर पड़े रहे वो रिफ्लेक्ट आउट हो जाएंगे। नॉन पॉलिश्ड में क्या होगा, इट विल एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द रेडिएशंस। ठीक है, तो एक बार जब उसने रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लिया, ज्यादा रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया, तो ज्यादा रिफ्लेक्शन भी तो होगा नॉन पॉलिश्ड में, है कि नहीं है? यस सर। ज्यादा, यस, करेक्ट। तो यही मैं आपको बस बता रहा था कि डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द सरफेस आल्सो, कितना हीट रेडिएटेड हुआ है वो सरफेस के नेचर पे भी डिपेंड करता है। और मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, अगर जैसे सपोज एक ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि अगर आपने एक पॉलिश्ड सरफेस ली, उस पर एक ब्लैक स्पॉट लगा दिया, ठीक है, विच इज ऑब्वियसली नॉन पॉलिश्ड सरफेस,
तो जब आप इसको हीट करोगे तो आप देखोगे ब्लैक स्पॉट जो है ना ज्यादा शाइन कर रहा है, ज्यादा हीट एमिट आउट कर रहा है एज कम्पेयर टू पॉलिश सरफेस। उसको एकदम गर्म कर दो पॉलिश सरफेस को, बहुत हाई टेम्परेचर तक, देन यू सी दिस थिंग हैपनिंग। ठीक है, ओके। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो एमिसिव पावर पे थे हम। तो व्हाट वाज एमिसिव पावर, क्या बता रहा था मैं? सो एमिसिव पावर क्या होता है? एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, सिंपल सा डेफिनेशन है। एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर इक्वल्स टू, ये हो गया आपका एमिसिव पावर। तो ये एनर्जी है, एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक, तो इसको लिख लो जल्दी से। क्योंकि देखो जितना एनर्जी एमिट आउट हो रहा है वो जिस ऑब्जेक्ट से एमिट आउट हो रहा है उसके सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, कितना एनर्जी निकल रहा है, क्यू। करेक्ट, ज्यादा सरफेस एरिया ज्यादा ज्यादा क्यू का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। और क्योंकि हम यहाँ पे रेट निकाल रहे हैं, मतलब यहाँ पर हम इसको पावर निकाल, पावर है ना, पावर इज व्हाट, एनर्जी अपॉन टाइम। करेक्ट, सो दैट्स व्हाई वी हैव डिवाइडेड दिस एक्सप्रेशन विद टाइम। इनफैक्ट इसके अगर सर वो डायमेंशन आर क्या है वहाँ पे? रेट एट विच एनर्जी इज बीइंग एमिटेड। तो फिर एमिसिव पावर का क्या है? तो वही हो गया ना, पावर क्या होता है, पावर बता रहा हूँ चलो, रेट एट विच एनर्जी इज एमिटेड आउट। ठीक है, तो देखो एमिसिव पावर, यहाँ पर हम पावर की बात करें, पावर क्या होता है, व्हाट इज पावर, वर्क डन अपॉन टाइम। तो अभी मैंने आपको ऊपर क्या बताया, अगर मान लो सोर्स छोटा सा और एक सोर्स बड़ा सा है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, छोटा वाला जो सोर्स है कम एनर्जी एमिट आउट करेगा। करेक्ट, और ये बड़ा वाला जो सोर्स है ज्यादा एनर्जी एमिट आउट कर रहा होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो कितनी एनर्जी जो है, जितनी मतलब इफ वी ट्राई टू जस्ट बैलेंस दिस इक्वेशन, तो हम क्या ये बोल सकते हैं, एनर्जी पर ये वाला जो टर्म है ये कांस्टेंट रहेगा। छोटा देखो यहाँ पे छोटा है, ये इस एनर्जी कम कर दी तो आपको एरिया भी कम करना पड़ेगा, एनर्जी बढ़ा दी आपने तो आपको एरिया भी बढ़ाना पड़ेगा। करेक्ट, तो एनर्जी पर यूनिट एरिया जो है ये हमेशा, ये जो टर्म है ये कांस्टेंट रहेगा, एनर्जी पर यूनिट एरिया एमिटेड आउट। ठीक है, और बिकॉज वी आर टॉकिंग हियर अबाउट पावर, तो जस्ट यहाँ पे ये ध्यान में रखो, वी डिवाइड दिस होल एक्सप्रेशन विद टाइम। तो इसको एमिसिव पावर भी बोलते हैं, या इसको रेडिएंट पावर भी बोलते हैं। समझ में आई बात कि नहीं आई? ये इसके देखो डायमेंशंस क्या होंगे, इसका यूनिट तो जूल्स हो गया, जूल्स मीटर स्क्वायर सेकंड, तो जूल्स अपॉन सेकंड क्या होता है, वॉट होता है, तो इसको वॉट मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। एमिसिविटी क्या होता है, अभी हमने क्या देखा, रेट ऑफ एमिशन। करेक्ट, हमने ऊपर क्या देखा था, आर देखा था ना, रेट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, लाइक दैट। तो अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं एक नॉर्मल बॉडी की बात करूं तो दिस इज व्हाट रेट एट विच एनर्जी इज एमिटेड आउट। करेक्ट, दिस इज आर इज व्हाट रेट एट विच एनर्जी इज एमिटेड आउट। ठीक है, करेक्ट, रेट एट विच एनर्जी इज एमिटेड आउट, दिस इज एमिसिविटी। अच्छा, अभी देखो यहाँ पर, अब देखो, अब आप ये सोचने वाली बात है एक्चुअली में, कि जितना
सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि जितना इस पे रेडिएशन इंसिडेंट होगा उतना ही तो रेडिएशन इंसिडेंट आउट होगा। क्या लगता है आपको? अगर मैं एक ब्लैक बॉडी की बात करूं, वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर है, तो जितना रेडिएशन उस पर पड़ रहा होगा उतना ही रेडिएशन तो उससे बाहर भी जा रहा होगा। तो भले ही सारा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रही है, लेकिन साथ में वो कुछ रेडिएशन एमिट भी तो कर रही होगी ब्लैक बॉडी की। देखो ब्लैक बॉडी का डेफिनेशन क्या है, डोंट गेट कंफ्यूज कि ब्लैक बॉडी एमिशन नहीं कर सकती है। ब्लैक बॉडी भी एमिशन करेगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब अगर ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम है, तो ऐसा थोड़ी ना ब्लैक बॉडी कुछ एनर्जी एमिट आउट करेगी ही नहीं। वो सारे के सारे उस पर जितने भी रेडिएशन पड़ रहे हैं वो एब्जॉर्ब कर रही है। ब्लैक बॉडी इज एब्जॉर्बिंग ऑल दोज रेडिएशंस दैट आर बीइंग मतलब जो उसमें पड़ रहे हैं, जितने भी रेडिएशन उस पर आ रहे हैं वो सबको एब्जॉर्ब कर रही है। लेकिन एट द सेम टाइम इट इज गिविंग आउट आल्सो सम रेडिएशन। उसमें भी कुछ उसका ब्लैक बॉडी का भी कुछ एमिसिविटी होगा कि नहीं होगा एट ए गिवन टेम्परेचर? होगा कि नहीं होगा बच्चों? यस सर। होगा ना। तो बस अभी यहाँ पे एमिसिविटी क्या है, एक कोएफिशिएंट है। समझ में आ रही बात? कोएफिशिएंट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला तो एमिसिविटी को हम ई से लिखते हैं, तो पहले इसका मतलब समझ लो, फिर जब मैं इसको लिखूंगा तो आपको समझ में आएगा ये। तो अगर मैंने बोला एमिसिविटी किसी, तो एमिसिविटी का देखो पहले रिलेशन क्या होता है, आर अपॉन आर बी। मतलब उस टेम्परेचर पे ब्लैक बॉडी का कितना रेडिएशन था और अपनी जो गिवन बॉडी उसका कितना रेडिएशन है। समझ में आ रही है बात? ब्लैक बॉडी का कितना रेडिएशन था और जो मेरी गिवन बॉडी है उसका कितना रेडिएशन है, आर अपॉन आर बी। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे समझते हैं। तो इफ नाउ आई से कि भाई ये जो है 0.8 है, मेरा एमिसिविटी 0.8 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ब्लैक बॉडी के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 80% ऑफ रेडिएशन आर बीइंग गिवन आउट। ये तो मतलब हुआ 80% ऑफ रेडिएशन आर बीइंग गिवन आउट एज कंपेयर। ब्लैक बॉडी देखो सबसे ज्यादा रेडिएशन आउट करेगी। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? ब्लैक बॉडी जो है सबसे ज्यादा रेडिएशन कौन दे रहा होगा? ब्लैक बॉडी ही दे रहा होगा। है कि नहीं है बच्चों? है कि नहीं है? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? सर वो समझ में नहीं आया एमिसिविटी। ओके ठीक है, देखो एमिसिविटी क्या है, यही यहाँ पे सबसे क्रूशियल पॉइंट है समझना। तो देखो मैंने पहले कहाँ से स्टार्ट किया, मैंने आपको ऊपर एक पॉइंट बताया था कि देखो ये वाला एक पॉइंट मैंने आपको बताया था, जो गुड कंडक्टर्स मतलब अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट, ये इसका भी टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, ये भी इसका भी टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पर जिस रेट से एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा उसी रेट से तो आपका हीट एनर्जी मतलब जो भी रेडिएशन वो बाहर भी जा रहे होंगे। तो आप सोच ही देखो ना, अगर केवल और केवल एब्जॉर्प्शन होता रहेगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, विच इज अगेंस्ट आवर लॉज ऑफ फिजिक्स ना। ऐसा पॉसिबल नहीं है करेक्ट कि किसी ऑब्जेक्ट को आपने ऐसे रख दिया और उसका टेम्परेचर सडनली बढ़ेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। एंट्रोपी नाम की भी कोई चीज होती है। तो यहाँ पर कोई भी बॉडी है, ब्लैक बॉडी भी भले ही क्यों ना, ब्लैक बॉडी का स्पेशलिटी क्या होता है बच्चों? ब्लैक बॉडी क्या करती है, वो सारे रेडिएशन खींच लेती है अपनी तरफ। ठीक है, एट अ गिवन टाइम जितने भी रेडिएशन रहेंगे रूम में, वो सारे के सारे रेडिएशन एब्जॉर्ब करने की उसमें क्षमता है। ठीक है, हो सकता है अदर बॉडीज, हो सकता है वो कुछ सारे रेडिएशन एब्जॉर्ब ना कर सके। ठीक है, तो अब देखो एमिसिविटी क्या है, अगर देखो ब्लैक बॉडी सारे रेडिएशंस एमिट आउट कर रही है, तो सारे रेडिएशंस एमिट आउट भी तो कर रही होगी एट अ गिवन टेम्परेचर, कि जिस रेट से वो एमिशन एब्जॉर्ब कर रही है उस रेट से एमिशन को उसको बाहर भी छोड़ना चाहिए। नहीं तो क्या, अगर वो केवल एब्जॉर्ब 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 करती रहेगी, कुछ एमिट आउट नहीं करेगी, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बात को? ओके, तो अगर मैं आपको बोलता हूँ, जैसे सपोज इस रूम में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक ये वेव है, ठीक है, फिर एक ये इस कलर की वेव है, ठीक है, फिर एक इस कलर की वेव है, ठीक, और हो सकता है एक इस कलर की वेव हो, और हो सकता है एक
इस कलर की वेव हो, ठीक है। तो अब ब्लैक बॉडी क्या करेगी, इन सबको एब्जॉर्ब कर, फॉर अ ब्लैक बॉडी तो 1 2 3 4 एंड 5, ब्लैक बॉडी क्या करेगी, इन सभी वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेगी, और जब रेडिएट आउट करना होगा तो पांचों वेव्स को रेडिएट आउट करेगी, ठीक है, ठीक। लेकिन अगर हम एक नॉर्मल बॉडी की बात कर रहे हैं, दिस इज नॉट अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी, दिस इज जस्ट अ नॉर्मल बॉडी, दिस इज जस्ट, तो ये ब्लैक बॉडी की बात है, एक नॉर्मल बॉडी, तो ये हो सकता है केवल इसने 3 रेस को एब्जॉर्ब किया, तो 3 रेस को तो एमिट आउट भी कर पाएगी। अगर इसने 3 रेस को एब्जॉर्ब किया तो 3 रेस को ही तो एमिट आउट कर पाएगी, है कि नहीं है? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट और नॉट? सर तो आरबी की वैल्यू कोई एक स्पेसिफिक है क्या? हाँ, अब आ रहा हूँ उस पर, आरबी की वैल्यू पर आ रहा हूँ। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है आपको? तो 3 इसने एब्जॉर्ब किया, 3 ही रिफ्लेक्ट मतलब एमिट आउट भी करेगी, तो उस टेम्परेचर पे इसने अगर ब्लैक बॉडी अगर 5 एब्जॉर्ब कर रही है, तो देखो ब्लैक बॉडी अगर 5 एब्जॉर्ब कर रही है, और आपकी ये जो नॉन ब्लैक बॉडी विच इज नॉट अ ब्लैक परफेक्ट ब्लैक बॉडी, लेट मी पुट इट दिस वे, ये केवल 3 ही एब्जॉर्ब कर पा रही है, तो 3 एब्जॉर्ब किए तो 3 एमिट आउट भी किए उसने। समझ में आई बात की नहीं आई? तो यहाँ पे एमिसिविटी कितना हो गया, तो यहाँ पर एमिसिविटी हो गया दिस विल बी 0.6। मतलब इन वन सेंस व्हाट वी आर ट्राइंग टू सी इज फ्रॉम एमिसिविटी कि ब्लैक बॉडी की कंपैरिजन में इसने केवल 60% रेडिएशंस रेडिएट आउट कर दिए। समझ में आ रही है बात की नहीं? देखो ब्लैक बॉडी तो सबसे बेस्ट चीज है, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? ब्लैक बॉडी इज लाइक 100 मार्क्स, करेक्ट। और इसने कितने कितने रेडिएशन एमिट आउट किए? इसने 3 किए, मतलब ब्लैक बॉडी अगर 5 करी तो ब्लैक बॉडी इज अ परफेक्ट थिंग, तो 5 ही, 5 वर द रेडिएशन दैट वर फॉलिंग ऑन दैट बॉडी, तो 5 में से इसने कितने एब्जॉर्ब कर लिए? इसने 3 कर लिए, तो 3/5 इज 0.6। अभी इसमें क्या डाउट है, जल्दी से पूछ लो। या अगर मैं इसके एक और एग्जांपल से आपको समझाऊं कि अगर मान लो मैं यहाँ पर ये जो बॉडी है मेरी, दिस इज ऑल्सो ब्लैक बॉडी, तो एक ब्लैक बॉडी की एमिसिविटी कितनी होगी? 1 होगी। 1 मतलब क्या हुआ? इट इज एमिटिंग आउट ऑल द रेडिएशंस व्हिच आर प्रेजेंट विद इट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आर को एक दूसरी ब्लैक बॉडी ले लेता हूँ, तो इसका जो एमिसिविटी है वो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एमिसिविटी जितना हाई है, मतलब क्या हुआ? दैट बॉडी इज दैट मच क्लोज टू ब्लैक बॉडी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसे सपोज आपके कोई कुछ एग्जाम्स में क्या करते हो, टॉपर टॉपर जो भी बच्चा सबसे ज्यादा नंबर लेके आता है, मान लो 95 या 96, तो उसके कंपैरिजन में फिर सारे सब बच्चों के मार्क्स रहते हैं कि हाँ, मुझे जैसे अगर आपका जो जो टॉपर है उसको 10 मार्क्स दे देंगे, ठीक है। टॉपर जो उसको मान लो 10 मार्क्स दे दिए आपने, तो जो बच्चा भी टॉपर के मार्क्स के आसपास रहेगा उसके 9.9, तो 9.9 मींस इज वेरी क्लोज टू द पर्सन हु हैज टॉप्ड दैट एग्जाम, ऐसा रहता है। सो या किसी के 8 आ गए तो 8, यू कैन जस्ट सी द डिफरेंस कितना है टॉपर और उस बच्चे के बीच में, लाइक दैट। सो आई होप ये समझ में आई बात आपको, एमिसिविटी, ठीक है। इसी तरह एक और रेशियो है जिसको हम बोलते हैं एब्जॉर्बिटिविटी, ठीक है। एमिसिविटी हमने पढ़ा, एब्जॉर्बिटिविटी पढ़ा। ठीक है, एब्जॉर्बिटिविटी क्या होता है? अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर कुछ रेडिएशन इस पे पड़ रहे थे, तो इट वाज काइंड ऑफ, पहले इसने क्या किया होगा? एब्जॉर्ब किया होगा, तभी तो एमिट आउट किया होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ? एमिसिविटी के पहले इसने रेडिएशंस को एमिट करने के पहले एब्जॉर्ब किया होगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी ब्लैक बॉडी सब ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रही है। तो मैंने ये पॉइंट ऊपर भी क्लियर किया था, देखो आपको, और वही किरचॉफ्स लॉ है यहाँ पे जो बताना चाह रहा है वो। देखो ऊपर मैंने आपको क्या पॉइंट बताया था कि अगर कोई बॉडी एक एक रूम टेम्परेचर पे रखे, बॉडी का भी टेम्परेचर 20 है और सराउंडिंग का भी टेम्परेचर हमारा 20 है, ठीक है। तो व्हाट माइट बी हैपनिंग इज कि अगर उसने 5 रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया तो 5 रेडिएशंस को एमिट आउट भी कर रहा होगा, है कि नहीं है? 5 रेडिएशंस को उसने एब्जॉर्ब किया तो 5 रेडिएशंस को वो it will be emitting out those 5 radiations as well.
है कि नहीं है बच्चों? से यस नो समथिंग। यस सर। सर ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एमिटिविटी जो हमने पढ़ा ऊपर, एमिसिविटी, तो अगर मैं एब्जॉर्बिटिविटी की बात करूं और मैं इसको ए से लिख दूं, ठीक है, तो एट अ गिवन टेम्परेचर एब्जॉर्बिटिविटी भी तो यही होगी ना, आर अपॉन आर बी। तो एट अ गिवन टेम्परेचर एमिसिविटी और एब्जॉर्बिटिविटी दोनों सेम होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा सर। करेक्ट, तो यही है आपका किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, सो किरचॉफ्स लॉ सेज दिस ओनली कि दैट एट अ गिवन टेम्परेचर for a body emitting and absorbing thermal radiation in thermal equilibrium, the emissivity is equal to its absorbitivity. ठीक है, so let me write down the statement. सर तो आरबी की वैल्यू क्या क्वेश्चन में दी? किरचॉफ्स लॉ, बस किरचॉफ्स लॉ क्या बोलता है, E is equal to है। ठीक है, हम जनरली इस रेशियो को हम आगे देखेंगे, हम अभी स्टीफेंस लॉ देखेंगे जब, तो इस रेशियो को हम यूज करेंगे, ई वाला ये जो रेशियो है ना, इसको हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट वो जिस रेट से एमिशंस को एमिट आउट कर रहा हो, उसी रेट से वो एमिशंस को एब्जॉर्ब कर रहा होगा, या उतने ही एमिशन एब्जॉर्ब कर रहा होगा जितने वो एमिट आउट कर रहा होगा एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है ना, चलो आगे बढ़े फिर बच्चों। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? एक। ए, तो देखो ये हम लोग ने अभी देखा भी था, करेक्ट। सर 1 मिनट थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर सकते हैं क्या? अच्छा एक सेकंड, ओके। तो यहाँ पे बस आपको ऐसे रीजनिंग करना है कि किसमें आपका ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो मेटल प्लेट में इतना एब्जॉर्प्शन नहीं होगा क्योंकि वो पॉलिश्ड है, करेक्ट। अगर हम मेटल लेते तो बात अलग रहती, मेटल को अगर आपने अच्छे से पॉलिश वॉलिश नहीं किया है तो फिर बात अलग रहती है उसकी। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, रफ ब्लैक स्पॉट, तो दिस इज ये एक ब्लैक बॉडी के की तरह हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ब्लैक बॉडी ज्यादा शाइन करता है ना। ब्लैक बॉडी का एक और डेफिनेशन हमने देखा था, जब वो हाई टेम्परेचर पर रहता है, इट एमिट्स ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ रेडिएशंस। ठीक है, तो इसका आंसर विल बी दिस। एक और क्वेश्चन दो इसी टाइप का, चलो एक और देता हूँ आपको इस टाइप का क्वेश्चन। ओके, जल्दी से ही बताओ। यस, जल्दी जल्दी बताओ बच्चों, इसका अभी सेकंड का आंसर क्या होगा? सर ए होगा। इसका भी यही होगा, यस करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ए होगा यस। तो देखो इसमें आपको कैसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन मिल रहा है। ठीक है, तो an ideal black body at room temperature is thrown into furnace. It is observed that initially it is the darkest body and at later times the brightest. Correct? Initially dark होगी, बाद में वो bright होगी। It is darkest at all times, ये तो गलती है। It cannot be distinct, ये भी गलती statement है। Initially it is the darkest body and at later time it how do you say it cannot be distinguished? Why do you say this? Yes, at later times it should be the brightest ना। तो देखो अगेन मैं बोलूं, ब्लैक बॉडी का डेफिनेशन क्या है, वो सारे रेडिएशंस को एमिट करती है, करेक्ट। और जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो सारे रेडिएशंस को एमिट आउट भी करने की वो उसमें क्षमता रहती है। जैसे सन इज ऑल्सो ब्लैक बॉडी बिकॉज वो हाई टेम्परेचर पर है, हाई टेम्परेचर पर इट इज एमिटिंग आउट ऑल द रेडिएशन। इसीलिए देखो ब्लैक होल ये सब जो बनते हैं, ये सब ब्लैक होल क्या करता है, ब्लैक होल हम बोलते हैं ना, यू कैन जस्ट काइंड ऑफ कोरिलेट विद इट। सन क्या कर रहा है, सन सारे रेडिएशंस को एमिट आउट कर रहा है, बट आफ्टर ट्रिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इयर्स जब सन एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या करेगा, इट विल टेक ऑल द रेडिएशंस इन। ब्लैक होल क्या करता है, वो सारे रेडिएशंस को अपनी तरफ खींच लेता है ना।
तो ऐसे भी आप इसको रिलेट कर सकते हो, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? सर आपने क्या बोला था कि ब्लैक बॉडी वो होती है जो सारे रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है? यस, और दूसरा मैंने एक और डेफिनेशन यहाँ पे लिखा था कि नहीं लिखा था, कि जब उसको आप हीट करते हो, कहाँ तो पे, उसको हीट करने के बाद ही वो सारे रेडिएशन एमिट करेगी ना, वरना उस मतलब नहीं करेगी ना नॉर्मल देखो कंडीशन में? नॉर्मल टेम्प, मैंने लिखा था कि नहीं लिखा था, बट एनीवेज पॉइंट इज कि जो ब्लैक बॉडी होती है, ध्यान से सुनो, अभी फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को, जो क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, ब्लैक बॉडी एंड ऑल दैट। तो जो ब्लैक बॉडी होती है ना, वो क्या करती है, वो सारे के सारे रेडिएशन जो उस पर पड़ रहे होंगे वो एब्जॉर्ब कर लेगी, पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है। तो अब लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो कुछ एमिशन नहीं कर सकती ब्लैक बॉडी। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ब्लैक बॉडी इज नॉट एमिटिंग एट रूम टेम्परेचर, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि अगर वो देखो सारे के सारे रेडिएशन मतलब जितनी भी उसके ऊपर वेव्स पड़ रही होंगी, करेक्ट, वो सब वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेगी और सब वेव्स को रेडिएट आउट भी कर देगी वो। नहीं तो आप सोच के देखो ना इस चीज को, अगर वो केवल एब्जॉर्ब ही करती जा रही है, अगर कोई ऐसी बॉडी है यूनिवर्स में जो केवल और केवल एब्जॉर्प्शन ही कर रही है, वो रेडिएशन कर ही नहीं रही है, इट इज नॉट रेडिएटिंग आउट एनीथिंग, ठीक है, तो क्या उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ जाएगा उस बॉडी का? अगर वो और केवल एब्जॉर्प्शन ही कर रही है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाना चाहिए ना, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, जो हमने जैसे किरचॉफ्स लॉ से देखा कि भाई वो बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब, तो सारे रेडिएशन एब्जॉर्ब, तो मैंने आपको इसका एग्जांपल क्या दिया कि अगर कोई बॉडी है उस पर 5 रेडिएशन पड़ रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो सबको एब्जॉर्ब कर लेगी अपनी तरफ, और जब ये रेडिएट आउट करेगी तो इन पांचों को भी रेडिएट आउट करेगी वो। ये रूम टेम्परेचर की बात हो गई। लेकिन जब हम इसको हीट करते हैं तो भी हम देखते हैं कि इससे हमें ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ रेडिएशन वी गेट फ्रॉम दैट बॉडी। अब सन को देखो, सन से हमें कितना वास्ट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मिलता है, यस और नो? It's like even though we say all these spectrum is a discrete thing, but still हमें ऐसा लगता है continuous चीज की तरह है कि नहीं है बच्चों? इवन विजिबल स्पेक्ट्रम भी आप देखते हो, आपको कलर बैंड ऐसा कंटिन्यूएशन में दिखाई देते हैं, वो आपको वो डिस्क्रीट ऐसा आपको पता ही नहीं चलता है कि नहीं है? हाँ यस, उसी समझा अभी। तरह सन जो है जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर हो गया तो सारे के सारे रेडिएशन एमिट आउट भी करता है। पर यहाँ पर जब हम बोल रहे हैं कि वो सारे रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी रेडिएशंस आपके रूम में प्रेजेंट है, जितने भी एनर्जीज के रेडिएशंस आपके रूम में प्रेजेंट हैं, ब्लैक बॉडीज उन सब रेडिएशंस को अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेगी। समझ में आई? अभी समझ में आई बात? यस सर, डोंट हैव टू समझ। थिंक इन टर्म्स ऑफ, देखो ये यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्वांटम फिजिक्स का फील आ रहा होगा, इन द सेंस कि दिस इज नॉट एग्जैक्टली एनर्जी, आई एम नॉट स्पीकिंग हियर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई 5 जूल की एनर्जी डाली तो 5 जूल की एनर्जी तुम्हें बाहर मिलेगी, नो, आई एम नॉट टॉकिंग इन दैट सेंस। रेडिएशन का अपना हर एक रेडिएशन का अलग अलग एनर्जी होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे उस सेंस में बोल रहे हैं कि भाई जो भी वेव्स आपकी इस बॉडी पे पड़ रही होंगी, ये उन सब वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेगी ये ब्लैक बॉडी, ठीक है। और जब और रूम टेम्परेचर पर ही जितने इसने एब्जॉर्प्शन किया उतना ही एमिट आउट भी कर रही होगी, तभी तो इक्विलिब्रियम में बनेगी बात, करेक्ट। और जब आप इसको हीट कर दोगे तो ये मतलब हो सकता है रूम में वो एमिशंस हो भी ना, वो भी एमिट आउट करना स्टार्ट कर देगी ब्लैक बॉडी, ठीक है। सो दैट्स द मीनिंग ऑफ अ ब्लैक बॉडी। समझ में आया बच्चों की नहीं आया आपको अभी ब्लैक बॉडी क्या होती है? समझा अभी, समझा। समझा ना सबको? चलो अभी ये देखो जरा जल्दी से। जल्दी से बताओ इसका क्या हो। तो आई थिंक आज हम लोग इस चैप्टर को खत्म नहीं कर पाएंगे, तो चलो नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे, नो प्रॉब्लम। मैं सोच रहा था कर, बट एटलीस्ट आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस फ्रॉम योर बुक। यस, बताओ इसका 50-50 यहाँ पे ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया ना, क्योंकि EX और AX की वैल्यू हमेशा इक्वल होती है, तो A और B वाला ऑप्शन तो एनीवेज पॉसिबल नहीं है, तो 50-50 तो यहीं पे कर दो, A और B तो लिखो ही मत,
सी और डी में ही पॉसिबल है आपका ऑप्शन। ओके, आंसर फॉर दिस इज सी। अभी आप सोच सकते क्यों सी होगा। आंसर फॉर दिस इज सी। कैन यू थिंक व्हाई इट विल बी सी? एनीवन वांट्स टू एक्सप्लेन व्हाई इट विल बी सी? चलो, आई होप बच्चों समझ में आया होगा। फिर से एक बार बता देता हूँ। एक्स वाले केस में क्या हो रहा है? एक्स वाले केस में एमिशन आपका ज्यादा हो रहा है। क्यों ज्यादा हो रहा है? क्योंकि देखो टेम्परेचर जो जल्दी से कम हो गया। टेम्परेचर जल्दी से कम हो गया तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर जल्दी से कम हुआ तो मतलब यहाँ पे ज्यादा रेडिएशन हुए होंगे एज कंपेयर टू वाई वाले ऑब्जेक्ट में। ठीक है, और ऑब्वियस ही बात है एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ये दोनों इक्वल पैरामीटर्स रहते हैं। तो Ex शुड बी इक्वल टू Ax। तो यहाँ पर हम C ऐसा बोल सकते हैं। तो आई होप ये बात सब बच्चों को समझ में आई होगी। बोल्ट्जमैन लॉ, देखो अभी हमने आर जो देखा, आर क्या था अपना? किस रेट से आपका रेडिएशन बाहर ऑब्जेक्ट जो रेडिएशन बाहर फेंक रहा है। आपने देखा होगा देयर समथिंग कॉल्ड एज थर्मल कैमरास। थर्मल कैमरास की इमेजेस देखी आपने कैसे कैसे दिखती हैं? हैव यू सीन थर्मल कैमरास की इमेजेस कैसे दिखती हैं? चलो दिखाता हूँ। तो बच्चों यू कैन सी दिस, यहाँ पे दिस इज ऑल थर्मल इमेजेस। थर्मल कैमरा से जो इमेजेस आपको मिलता है, यहाँ पर बेसिकली जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं वो अलग अलग तरह की वेवलेंथ्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एनर्जी इन द सेंस इन द टर्म्स ऑफ वेवलेंथ हम समझते हैं कि भाई इतनी इतनी वेवलेंथ्स हैं वो एब्जॉर्ब हो रही है हमारी। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा था? रेट ऑफ एमिशन, करेक्ट, व्हिच वाज आर। तो ये जो रेट ऑफ एमिशन रहता है तुम्हारा, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? अभी हमने देखा इट इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यस, कौन कौन से पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है ये? तो देखो ये क्या था अपना Q बाई A इंटू टी, करेक्ट, एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और एरिया वेरिया तो हमने देख ही लिया है, करेक्ट। तो ये टाइम है, टाइम। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये जो आर है दिस इज डायरेक्टली, और बाकी सब तो हमने देखो यहाँ पे लिख दिया है, तो टेम्परेचर वाला टर्म हमने नहीं लिखा था, करेक्ट। तो स्टीफन ने टेम्परेचर वाला टर्म भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे एक्चुअली दिस इज T टू द पावर 4। ये टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? इट इज T टू द पावर 4, करेक्ट। जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो क्या आ जाएगा? एक कांस्टेंट आ जाएगा हमारा। इस कांस्टेंट को क्या बोलते हो आप? इसको स्टीफन कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सिग्मा इज नोन एज स्टीफन कांस्टेंट, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, and this is given as इसकी वैल्यू फिक्स रहती है 5.67 into 10⁻⁻8 watt per meter square। ठीक है, ठीक है, ओके। अब इसी को अभी देखो, अभी अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं Q बाई A इंटू टी इज इक्वल टू सिग्मा T टू द पावर 4, तो Q बाई टी मतलब किस रेट से आपकी एनर्जी बाहर निकल रही है, वो अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम इसको क्या बोलेंगे? सिग्मा A T टू द पावर 4। ठीक है, ठीक है, ठीक है कि नहीं बच्चों? सर ये यू क्या है? यू आप बताओ क्या होगा? किस रेट से एनर्जी बाहर निकल रही है? रेट ऑफ, किस रेट से उस ऑब्जेक्ट से एनर्जी बाहर निकल रही है, वो ये एक्सप्रेशन है। तो हमने देखो पहले ऊपर देखा था रेट क्या होता है ना, मैंने आपको बताया एक छोटा सा सोर्स है और एक बड़ा सा सोर्स है, तो Q बाई A का रेशियो ऑलमोस्ट काइंड ऑफ कांस्टेंट रहता है वहां पर। ठीक है, तो Q बाई A इंटू टी, ये वाले जो टर्म है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर 4,
करेक्ट। आर को आप यहाँ पे लिख दो Q बाई A इंटू टी, ठीक है। सो Q बाई टी ये जो वैल्यू होगी तुम्हारी, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा ए T4, और Q बाई टी को हम U बोल देते हैं यहाँ पर। तो U यहाँ पर क्या हो गया, द एनर्जी ऑफ थर्मल रेडिएशन एमिटेड पर यूनिट टाइम। तो U यहाँ पे क्या है, एनर्जी ऑफ थर्मल रेडिएशन एमिटेड पर यूनिट टाइम। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन आपका, इस पर आपको न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी सब तो जो हमने अभी ऊपर देखा वो सब उस पर आपको थ्योरी के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, पर इस पर आपको न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। और इनफैक्ट जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है वो भी आप यहाँ से ही डेराइव करते हो। तो यू क्या है, एनर्जी ऑफ थर्मल रेडिएशंस एमिटेड पर यूनिट। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? तो कभी कभी इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिखते हैं, अगर मान लो हमें मालूम है उस ऑब्जेक्ट की एमिसिविटी पर मालूम है अगर उस ऑब्जेक्ट की, तो हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं कभी कभी, E इंटू सिग्मा ए e टू द पावर 4। ठीक है, अगर हमें एमिसिविटी मालूम है उसकी कि वो कितना परसेंट उसमें एब्जॉर्प्शन हो रहा है, करेक्ट, तो वी जस्ट राइट इट लाइक दिस, कितना परसेंट एब्जॉर्प्शन हो रहा है, या जितना एब्जॉर्प्शन होगा उतने का एमिशन भी होगा ना, तो हम इसको यहाँ पे ई लिख देते हैं, ई पैरामीटर। जल्दी से इसको लिख लो, एक और चीज बता दूंगा, विद दैट विल एंड दिस। प्लीज इसको जल्दी से लिख लो बच्चों, और आई होप इसमें तभी कुछ डाउट नहीं रहने चाहिए किसी को। फिर भी अगर है तो पूछ लो जल्दी से, कौन सा पॉइंट आपको नहीं समझा यहाँ पर। R is directly proportional to T to the power 4, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। अब जैसे आप बोलते हो ना कूलम्स लॉ का जो फोर्स है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, वो सब एक्सपेरिमेंट से ही आ रहा है ना। यस सर। और किसी का कुछ डाउट है? E जो है ना यहाँ पे, E is emissivity। मैंने आपको बताया ना, देखो क्या होता है कि अगर मान, ये तो एक आइडियल कंडीशन होगी ना कि भाई पूरा का पूरा रेडिएशन वो आउट कर रहा है, 100% इट्स रेडिएटिंग आउट। बट प्रैक्टिकली क्या होता है कि हो सकता है वो 80% ही रेडिएशन आउट दे रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसका एमिसिविटी 0.8 है, करेक्ट। समझ में आ रही बात? परफेक्ट ब्लैक बॉडीज ही तो सारे रेडिएशन देते हैं ना बाहर। यस सर। करेक्ट। ओके, तो जस्ट ऑन एन एंड नोट, अब देखो बच्चों क्या है कि ये तो हो गया किस रेट से आपका रेडिएशंस एमिट हो रहा है, करेक्ट। बट यहाँ पे क्या एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा होगा? रूम टेम्परेचर पे कुछ एब्जॉर्प्शन भी तो हो रहा होगा। देखो केवल और केवल एमिशन नहीं हो रहा होगा, यहाँ पे कुछ एब्जॉर्प्शन भी हो रहा होगा, करेक्ट। तो एब्जॉर्प्शन, बिकॉज दिस बॉडी इज एट अ डिफरेंट टेम्परेचर और आपका रूम का टेम्परेचर अलग है, करेक्ट। तो अगर हम सेम टेम्परेचर पे बात करते हैं तो भाई दोनों का रेडिएशन और एमिशन और एब्जॉर्प्शन दोनों सेम हो जाता है। सेम टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो दोनों का एमिशन और दोनों का रेडिएशन सेम हो जाता, लेकिन यहाँ पे सेम टेम्परेचर तो है नहीं, टेम्परेचर अलग अलग है। तो एमिशन अलग रेट से हो रहा होगा, एब्जॉर्प्शन अलग रेट से हो रहा होगा। तो ये तो हो गया एमिशन का रेट। एब्जॉर्प्शन का रेट क्या हो गया, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया ये हो गया मेरा एमिशन का रेट, दिस इज रेट ऑफ एमिशन। और ये हो गया मेरा एब्जॉर्प्शन का रेट। एब्जॉर्प्शन का रेट क्या हो जाएगा, यही रहेगा ई सिग्मा ए, लेकिन यहाँ पे हम किसका टेम्परेचर लेंगे, मेरा यहाँ पे टी नॉट जो है वो रूम टेम्परेचर है, ठीक है। और तो मेरा जो यू नेट रहेगा, यू नेट विल बी ई सिग्मा ए T4 माइनस, ठीक है। जो नेट एमिशन होगा दिस विल बी दिस। अगर देखो अभी T इक्वल्स टू T नॉट हो जाएगा तो यू नेट 0 हो जाएगा, मतलब
यहाँ पे कुछ एनर्जी बाहर जा ही नहीं रही है, जितनी एनर्जी इनपुट हो रही है उतनी एनर्जी बाहर जा रही है, यहाँ पे कुछ एनर्जी, यहाँ पे कुछ बाहर जा ही नहीं रही, ठीक है। तो दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेशन फॉर स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो मे बी अभी आप इसमें कुछ, आप इसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो जो कि आपकी बुक में दिए हुए हैं, which are example number it is example number 3.6 and 3.7 and 3.8 and 3.9। just try करना इन एग्जांपल्स को, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग विल सी सम मोर। सर वो एब्जॉर्बर है, एमिटर है, वो टेम्परेचर की वैल्यू पे डिपेंड करेगा ना? हाँ या तो ऑब्वियस बात है ना, अगर बॉडी, ये किसके लिए, हॉट बॉडी के लिए ना, तो हॉट बॉडी इज एक्सपेक्टेड टू बी हैविंग मोर टेम्परेचर देन रूम टेम्परेचर, हाँ, तो वो एमिट ही करेगा। एमिट ही करेगा ना। सर दोनों सेम हो गए तो क्या होगा? तो फिर कुछ नहीं हो, तो जीरो हो जाएगा, दिस विल बी जीरो इफ इट इज सर सेम। तो एब्जॉर्ब भी कुछ नहीं होगा और रेडिएट भी कुछ नहीं, नहीं होगा। एब्जॉर्ब, जितना एब्जॉर्ब होगा उतना ही रेडिएट आउट होगा। देखो ना, Okay. अगर सेम टेम्परेचर हो गया तो रेट ऑफ एमिशन और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन दोनों सेम हो जाएगा ना, व्हिच इज किरचॉफ्स लॉ। यस सर। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ठीक है, चलो तो कैन वी एंड दिस सेशन, अगर किसी का और कुछ डाउट नहीं है तो। यस सर, थैंक यू सर। चलो नेक्स्ट Thank you, क्लास sir. में हम इसके आगे की बात करेंगे फिर, वीन्स लॉ Yes. एंड